हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्या कर रहे थे। हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी माफ कीजिएगा, राजस्थान से। वेट अ सेकेंड, इज दिस ओके? यस। तो हम क्या कर रहे थे, हम राजस्थान सेट की एग्जाम के पेपर फर्स्ट के बारे में प्रिपेयर कर रहे थे। तो हमने पेपर फर्स्ट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ी सी पतली कर लेती हूँ मैं इसे। ज्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड 2012 का जो हम पेपर है वो डिस्कस कर रहे थे। इस पेपर में हमारे टोटल 60 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। और अभी जो हमारा नया पैटर्न आया है वो कितना है, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगा, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां पर हमने सिलेबस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, पेपर फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। कौन कौन से 10 यूनिट है और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें क्या क्या पढ़ना है सभी। हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है ये टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पहला पेपर है लगभग सभी स्टेट में सेम ही है, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, एचपी हो, जो भी हो। तो हम 27 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये पार्ट 2 होने वाला है और इन 2 लेक्चर को लेकर आपका जैसा सपोर्ट रहेगा, आगे हम अदर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यू की पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अच्छे से 10-15 पेपर कर लेंगे, ताकि आपको क्या है 50 क्वेश्चन आराम से कर सके आप। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, द केस ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। O2, SO2 प्लस NO2, CO या CO2, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है। तो हम हमेशा से पढ़ते हैं क्लास में, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो ही वायुमंडल में, जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो जल होता है उससे क्रिया करके क्या करते हैं, हमें अम्ल वर्षा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, SO2 और NO2, सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या है हमारा एसिड रेन का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज मैक्सिमम डैमेज टू ओजोन लेयर, जो ओजोन परत होती है उसमें सबसे अधिक नुकसान कौन करता है। SO2 करती है, CH4 करती है, लिक्विड NH3 करती है या CO करती है, बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए वैसे तो सभी थोड़ा थोड़ा हमारा क्या है, मुख्य मतलब सभी थोड़ा थोड़ा ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें कौन पहुंचाती है, मेथेन, जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में निकलती है ना, वही वाली मेथेन क्या है हमारी ओजोन को सबसे ज्यादा हार्म करती है, जिसकी वजह से क्या है, ओजोन से जो आती है हमारी पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज जो होती है वो हमारी क्या होती है, ओजोन से सीधा हम ओजोन में छेद होने की वजह से सीधा क्या है हमारे एटमोस्फियर में आ जाती है, और फिर हमें अलग अलग तरह की डिसीज होती है। सबसे ज्यादा इसमें त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर इसमें होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एटमोस्फेरिक पोल्यूशन इज नॉट कास्ड बाय, वायुमंडल का जो प्रदूषण है वो इनमें से किसकी वजह से नहीं होता है, CO, CH4, SO2, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है। ऑक्सीजन तो जीवन दायिनी है ना, ये तो हमें लाइफ देती है, इससे कैसे हमें हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज, है ना, ये हमारी क्या है, कम्युनिकेशन से आएंगे क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय, जो हमारी संप्रेषण का सिद्धांत है, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण। इस वाली यूनिट में क्या है, हमें कम्युनिकेशन के सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, सब कुछ हमें इनमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, है ना। अरस्तु ने क्या है सबसे पहले कम्युनिकेशन की थ्योरी दी थी, बहुत ही फेमस है अरस्तु। अगले जो क्वेश्चन है हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं, जो हम मैथमेटिक्स वालों के लिए क्वाइट इजी पढ़ते हैं। हमें फाइंड द मिसिंग टर्म, हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है कि 0, 7, 26, 124 एंड 215, इनमें क्या पैटर्न आपको देखने को मिला है। अब ये 0 और 7 अलग अलग नहीं है, 0, 7 एक साथ है, या फिर हम 0 को छोड़ भी देते हैं तो हमें क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, चलिए बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्राई कर ही लेना है। पैटर्न हमें देखने को मिलता है n³ - 1 जैसा। कैसे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं n की वैल्यू 2 से रखना शुरू करती हूँ, क्योंकि 1 को मैं माइनस कर रही हूँ, है ना, तो 1 तो मैं रख नहीं सकती वरना नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम 2 रखेंगे। 2³ - 1 कितना होता है, 8 होता है, 8 - 1 यानी कि 7 होता है। फिर 3³ - 1, 3³ कितना हो, 27 में से 1 कम होगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। फिर हमें आना चाहिए 4³ - 1, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 में से 1 जाएगा तो 63 आएगा। फिर हमारा होता है 5³ - 1,
5 का क्यूब होता है 125, जिसमें से 8 कम करेंगे तो 124 आएगा। मतलब हमारी जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, 63 है, वो है 4 का क्यूब -1। ये हमारे मैथ्स और रीजनिंग के या लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म 11, 10, 100, ये 1000, 1 एंड 1000, इनमें मिसिंग टर्म क्या है, इसका हमें पैटर्न पकड़ना है। तो इसका जो पैटर्न है हमें बाइनरी नंबर में दिया है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें बाइनरी नंबर आते हैं तो हम ये कर पाएंगे। जो 2 होता है उसको बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाता है, 10 लिखा जाता है, 10 नहीं 10। 3 को लिखा जाता है 11, 4 को लिखा जाता है 100, 5 को लिखा जाता है 101, ठीक है, 8 को लिखा जाता है 1000 और 9 को लिखा जाता है 1001। ये होता है हमारा। तो यहाँ पर हमें कौन सा मिसिंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 5। क्या दिख रहा है, 5। यहाँ पर 5 मिसिंग है, 101, 2, 4, 5, 8, 9, ये हमारा बाइनरी नंबर है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, फाइंड द मिसिंग टर्म 0, 3, 8, 15, 24, 35 और 48, इनमें हमें मिसिंग टर्म बताइए। तो देखिए इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपको सब पता चल जाएगा कि इसकी मिसिंग टर्म क्या है। यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है वो है n स्क्वायर -1 टाइप का। जैसे 2 से शुरू करते हैं, 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 4 -1 कितना होगा, 3 होगा। 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 -1 कितना होगा, 8 होगा। 4 का स्क्वायर -1 यानी कि 16 -1 कितना होगा, 15 होगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया है 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 8 का स्क्वायर -1 यानी 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 -1 कितना होगा, 63 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। हमें ये अल्फाबेट की सीरीज कंप्लीट करनी है। ए के ई ओ आई एस यहाँ पर क्या आएगा और क्यू ए हमें लिखा है। तो देखिए इनके लिए हमें चाहिए, हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले वर्ड को देखते हैं। किस को देखते हैं, पहले वर्ड को देखते हैं। अगर हम यहाँ ए से शुरू करते हैं तो देखिए ए पहला वर्ड क्या है, ए ई आई और फिर क्या है हमारा क्यू है, यही है हमारा। एक सेकेंड, हमें श्रृंखला को पूर्ण करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए हमारा होता है 14, ठीक है, +14 नहीं, ये वाला नहीं चलेगा। जस्ट सेकंड में दूसरा पैटर्न बताइए। हमें पैटर्न को पकड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, दैट्स व्हाई। यहाँ पर अगर हम देखें, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्यू ए ई ओ ए के और आई एस। अगर हम देखें तो क्यू क्या है हमारा, क्यू से अगर ई पर जाना है, फिर ई से हमें ए पर जाना है और ए से हमें आई पर जाना है। तो ये है हमारा -12, -4, ये है +8 और ये है हमारा +4। तो अगला टर्म हमारा क्या आना चाहिए, अगला टर्म हमारा होना चाहिए एम। क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, यस। तो एम से स्टार्ट होने वाला वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, एम भी हमारा अगला वर्ड होगा। पोजीशन देखिए इनकी नंबरिंग कि कौन सा अल्फाबेट कहां पर लाई करता है। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड रेशनल इज रिटन एज दिस, हाउ वुड ट्राइबल इज रिटन एज। मतलब इसी कोड में रेशनल को क्या है, इस तरीके से लिखा जाता है, RATIONAL। रेशनल को किससे लिखा जाता है, RTANIOLA से लिखा जाता है। तो ट्राइबल को किससे लिखा जाएगा, TRIBAL। ट्राइबल को किस वर्ड से लिखा जाएगा, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखिए रेशनल को किस तरीके से लिखा गया है, ध्यान से देखें हम। तो चलिए देखिए, मैं कलर चेंज करके ताकि हमें आइडिया हो जाए। देखिए आर को तो ऐसा ही लिखा है, बट इन दोनों की जगह बदल दी है।
फिर क्या करा है, आर को एसआई लिख के इन दोनों की जगह बदली है, और आई को आई और एन की जगह, इन दोनों की जगह बदली है, ठीक है, लास्ट के दो वाले की जगह बदली है, और इन तीन को क्या करा है, उल्टा फॉर्म में लिख दिया है, एन आई और ओ में लिखा है। इस तरीके से ध्यान से देखें तो एक को रोककर दो को आपस में बदला गया है, ऐसे भी हम देख सकते हैं। मैंने स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं लिख दी। यहाँ क्या है, थर्ड नंबर पे आई है, अरे कहाँ गया ये रहा, यहाँ आई के सामने आई ओ एल ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ सही लिखा है मैंने, यानी कि दो की जगह बदली है, स्टार्टिंग के पहले को रोका है फिर जगह बदली है, और लास्ट के दो की जगह बदली है। अगर इसी तरह से हम देखना चाहें तो पहले वाले को रोकना है हमें, यानी कि टी को टी पर ही ले जाना है। लास्ट दो वाले को अगर हम जगह बदलते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलना चाहिए, नहीं, पहले को रोककर इन दोनों की जगह बदलते हैं तो यहाँ आई आना चाहिए, यहाँ आर आना चाहिए। फिर इन तीन को किस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, तीन को हम इस तरीके से इंटरचेंज करेंगे कि बी के सामने आएगा सबसे लास्ट वाला, ठीक है, ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने हमारा आएगा, ए के सामने ए ही आएगा और एल के सामने बी आएगा। ये हमारा कोड चेंज होगा। तो अब इस कोड को हम मैच करते हैं कि कहां पर है, टी आई आर, पहले तो टी आई आर ही देख लेते हैं, ये ऑप्शन गलत, ठीक है, उसके बाद आखिरी में ए बी आना चाहिए, टी आई आर एल, ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, एक सेकेंड, एल बी ए आएगा कि एल ए बी आएगा, बी और ए की आपस में जगह बदलेगी ना, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर भी तो जगह बदलेगी। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ये आएगा बी और ये आएगा ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर आएगा। हमें इस तरह से पैटर्न को देखना ही पड़ेगा। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 74683 को ग्रेड लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 7 8 सॉरी सॉरी फॉर दैट, वो एक्चुअली मैं पीपीटी में काम करती हूँ और यहाँ पीडीएफ फॉर्म में, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 74683 इसे किससे लिखा गया है, ग्रेड, GREATE से लिखा गया है। अगर GREAT से लिखा गया है तो 7684 को किससे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको तो हम देख लेते हैं। 7 का मतलब है जी, तो यहाँ जी आना चाहिए। 6 का मतलब ई है तो यहाँ ई आना चाहिए। 8 का मतलब ए है और 4 का मतलब आर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, GEAR होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 3 का कोई पैटर्न दिया ही नहीं था तो 3 की यहाँ भी जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन क्या आएगा, GER, गियर। चलिए अगला देखेंगे। अगला थोड़ा ऑब्जर्वेशन का काम है, ध्यान से देखिए। फाइंड द ओड वन आउट, हमें ये जो 4 दिए हैं डायग्राम, इनमें से ओड डायग्राम बताना है, कौन सा डायग्राम ओड है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ए में, अगर डायग्राम नंबर ए में देखें, एरो नीचे की तरफ है, तो हमारा जो अपर मतलब ऊपर दाईं ओर हमारा क्या है, इसका इसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा शेडेड रीजन है ना, दाईं ओर शेडेड रीजन है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें भी सेम पैटर्न है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी की बात, डी में भी दाईं ओर है लेकिन सी में ऐसा पैटर्न नहीं है, हमें अपोजिट दाईं ओर में चाहिए जो कि सी में नहीं है। तो सी हमारा इसका क्या है, अपोजिट है, मतलब इनमें से ओड क्या है हमारा, सी है। मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी अगर हम देखें तो हमारी इसकी सी की जो एंगल है बाकी तीनों से अलग है, तो इसलिए हमारा सी जो है हमारा क्या है, इनमें से ओड होगा, बाकी सारे सेम होंगे। अब हमें क्या निकालनी है, मिरर इमेज निकालनी है। हमें बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या है। तो पहली चीज तो ये ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। मिरर इमेज में हमारा क्या होता है, और हंसता हुआ रोता हुआ कैसे हो जाएगा, ये दो तो डिस्कार्ड हो गए। जो स्माइली ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं हो सकती। अब हमारा मिरर इमेज में क्या होता है, आई साइड। आई साइड इधर देखें, ये इस तरफ फेस कर रहा है तो इसकी आई भी इसी तरफ फेस करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बाकी सारे गलत है। ये हमारा क्या है, अप साइड है ना, तो अप साइड डाउन है तो अप साइड डाउन ही रहेगा, कुछ ऐसा है वैसा ही रहेगा मिरर इमेज में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग। सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावशाली घटक है ना, किसके भाई, ये बताना है हमें। चाइल्ड बिकम हेल्दी, देखिए पावरफुल मोटिवेशन से क्या होता है, चाइल्ड हेल्दी होता है, हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। 10 मेडिटेशन यानी ध्यान करने लग जाता है।
लर्न रेपिडली यानी जल्दी जल्दी सीखने लगता है। मोटिवेशन से स्टूडेंट में क्या फर्क होता है बताइए। मोटिवेशन कैसा अफेक्ट करती है, क्या बच्चे की तबीयत तरोताजा कर देता है वो, या फिर उसके चेहरे पर हंसी रहती है। मोटिवेशन से हंसी देना एक अलग बात है, या फिर बच्चा मेडिटेशन करने लग जाता है। इसका करेक्ट आंसर है शीघ्र सीखता है। मतलब मोटिवेशन से क्या है, हम जब मोटिवेट हो जाते हैं तो हमारी लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है, तो हम यहाँ से क्या आएगा, शीघ्र सीखता है। अगला, गीगाबाइट इथरनेट सिग्निफाइज। जो गीगाबाइट इथरनेट है वो क्या है, इनमें से कौन सा इथरनेट गीगाबाइट है। जीबी मतलब है ना, गीगाबाइट का मतलब है जीबी। एमबी, टीबी है ना, टेराबाइट जो भी होता है हमारा, मेगाबाइट सब पता होना चाहिए आपको। बाइट, किलोबाइट भी निप्पल से शुरू होता है, निप्पल से है ना वो वाला। तो क्या लिखा है हमारा 1000 एमबीपीएस इथरनेट, 10 एमबीपीएस, 100 या फिर 10,000 एमबीपीएस इथरनेट बताइए। तो हमें पता है कि 1 एमबी में कितना होता है, या फिर ऐसा लिखो कि 1 जीबी में, बार बार कौन रफ करे, 1 जीबी में क्या होता है 1024 एमबी होता है, ये हमें पता है। तो अगर हम 1 गीगाबाइट चाहते हैं तो हमें 1000 प्लस एमबीपीएस इथरनेट चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी वाली जो यूनिट है हमारी, उसका है ये सारा ना। यहाँ से हमारे आईसीटी वाली यूनिट शुरू हो गई। द जेनेरिक डोमेन नेम INT, मतलब जब हम लिखते हैं ना www.int.com है ना, .org लिखते हैं, .nic लिखते हैं, तो इसमें INT का मतलब क्या होता है। ये जो हमारे डोमेन नेम होते हैं ना, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, .gov लिखा है मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा लिखना है। तो .int का मतलब क्या होता है, इंटरनेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंट्रानेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क सपोर्ट सेंटर, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, जैसे ये होता है गवर्नमेंट, ठीक है, ये इंटरनेशनल हो जाता है ना, प्राइवेट के लिए अलग आता है। तो ये जेनरिक डोमेन नेम में INT का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये डोमेन नेम से हमें पता लगाना होता है। अगला है SMTP इज अ प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, SMS के लिए होता है, या फिर वॉइस ट्रांसफर करने के लिए होता है, ईमेल के लिए होता है, या फिर किसके लिए होता है। तो SMPT जो होता है उसको कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल MAIL, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये किसके लिए होता है, हमारा ईमेल के लिए होता है, ईमेल लेने और देने के लिए। ठीक है, एक होता है क्या होता है SMTP, और एक और होता है हमारा मेल का, एक और होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक और होता है हमारा, एक और होता है, एक ईमेल भेजने के लिए होता है, एक ईमेल रिसीव करने के लिए होता है, दो अलग अलग होते हैं। अगला है मोडेम इज यूज्ड फॉर। मोडेम का यूज क्यों किया जाता है बताइए। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन। तो मोडेम का फुल फॉर्म ही यही होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मोडेम का फुल फॉर्म ही यही होता है, आपको ध्यान रखना है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मोडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मतलब डिजिटल को पहले एनालॉग में बदलो, फिर एनालॉग को डिजिटल में बदलो, इस तरीके से। अगला है हमारा क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेबसाइट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर। वेबसाइट के पास ऐसी कौन सी बात होती है, ऐसा कौन सी विशेषता होती है जो नॉर्मल हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उससे अलग होती है। डज नॉट वियर आउट, घिसती नहीं है, मतलब वेबसाइट कभी घिसती ही नहीं है। यूसेज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया जाता है, GUI का। या फिर इन्वॉल्व कंटिन्यूअसली, मतलब निरंतर काम करती रहती है, नन ऑफ दिस बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व रहती है ना। सॉफ्टवेयर में और वेबसाइट में यही अंतर रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनपुटिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम अ कीबोर्ड इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताइए। विच एग्जाम्पल है ना, मतलब कंप्यूटर में एक की दबाना, जैसे इंटर दबाना, Ctrl+C दबाना, किसी भी तरह की की अगर हमें प्रेस करी है तो वो कैसा कम्युनिकेशन है, असिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज, बोथ या नन। असिंक्रोनाइज से, सिंक्रोनाइज से, बोथ या नन है बताइए। देखिए, तो जब भी हम कीबोर्ड दबाते हैं, मतलब जब भी हम की प्रेस करते हैं, तो हमने पहले की प्रेस करी है, ठीक है, उसके बाद हम चाहे कितनी ही स्पीड से टाइप कर दे, लेकिन डेटा जो हमारा होता है उसको भेजने में और उसको वर्क करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो इसमें टाइम डिले होता है थोड़ा सा, इसलिए ये एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है, एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन है ना।
क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगता है ना, क्लॉक टाइमिंग थोड़ी तो होती है, ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए कैसा है, एसिंक्रोनाइज, मतलब एक टाइम पर एक ही काम हो पाता है की से, इसलिए एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन हम इसे कहेंगे। अगला क्या है, फार्मर है ना, किसान, हल तो लेखक, मतलब किसान के लिए जो रोल हल का होता है, तो लेखक के लिए, अथर के लिए वो रोल किसका होता है, किताब का होता है, बुक का यानी कि पेन का होता है, ब्रश का होता है, या लिखने का होता है, बताइए। तो देखिए खेती करने के लिए जैसा हमारा औजार में अगर कहूँ एक टूल है हल, तो वैसे ही लेखक क्या एक टूल, एक राइटर, एक अथर के लिए टूल क्या होता है, उसकी पेन होती है ना। उसका टूल क्या है, वर्कर और टूल वाला काम हो रहा है, मतलब फार्मर के लिए ये इसका टूल है, तो अथर के लिए इसका टूल क्या होगा, पेन होगा, इस तरीके से। अगला हमें क्या है, लोयन कब, तो डग का क्या आएगा, लोयन मतलब तो शेर होता है, कब मतलब होता है शावक जिसको कहा जाता है, मतलब इसका चाइल्ड है ना, इसका बच्चा शावक है ना। लोयन के, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, कब कहते हैं। तो डक का जो बच्चा होता है, बतख का जो बच्चा होता है, उसको बोलते हैं डकलिंग, क्या बोलते हैं, डकलिंग। ऑप्शन नंबर बी, उसे डकलिंग बोला जाता है ना। तो फादर पेरेंट, या फिर ऐसा कहें कि फादर या फिर पेरेंट चिल्ड्रन वाला रिलेशन है ना, पेरेंट चिल्ड्रन वाला। अगला हमारा ये रहा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल इसके अंदर है। तो देखिए ट्राइंगल आप गिनने बैठने ही पड़ेंगे आपको, तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बाहर कितनी वर्टेक्स मिल रही है, मतलब कोने कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 कोने हैं। बाहर कितने हैं हमारे पास, 5 कोने हैं। अगर अंदर की किसी ट्राइंगल को लेते हैं, अंदर का जो बड़ा वाला है, ये वाला देखिए, 1 2 3 4 5, इसके पास भी कितने वर्टाइसेस है, 5 वर्टाइसेस है। तो हर एक वर्टाइसेस से, हर एक वर्टाइसेस अगले दो वर्टाइसेस से मिलकर एंगल बनाता है, तो मतलब ट्राइंगल बनाता है। तो 5 + 5, सॉरी 5 × 5 नहीं, अरे इरेजर की ऐसी आदत पड़ी है मुझे, 5 + 5 है ना। तो हमारे कुल कितने 10 ट्राइंगल है, तो यहाँ पर 10 आएगा, चाहे तो आप गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कि ये वाला लेंगे, ये वाला 1, ऐसे करके 3 ये बनेंगे, आप चाहे तो गिन सकते हैं, 10 ट्राइंगल इसके अंदर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो मेंटल लिखा है नेमलेट, अगर इसको किसी बोर्ड में लिखा जाता है तो वेनिटी को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं पहले वर्डिंग किस तरीके से करी है, MANTEL, इसको मैप किस पे करा है, NAMLET पर करा है। तो पहली चीज तो हमें पता चली कि बीच वाले एज इट इज है और ऊपर नीचे वाले को चेंज करा है ना। तो अगर हम वेनिटी को देखें, VANITY, तो पहले ये क्या है, हम इन V का N हो जाएगा, A एज इट इज रहेगा, और N का V हो जाएगा, I का Y हो जाएगा, T एज इट इज रहेगा, और Y का I हो जाएगा, यानी कि NAVYIT, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है। NAVYIT होना चाहिए। मैं एक बार और देख लेती हूँ, देखिए टी की जगह नहीं बदली है, तो यहाँ भी टी की जगह नहीं बदलनी चाहिए थी। तो हाँ, मैंने जगह कैसे बदल दी, सॉरी टी की जगह नहीं बदलनी चाहिए थी ना, तो YTI होगा, है ना, YTI लिखा है, देखने में मुझे ही कंफ्यूजन होता है, कितना कंफ्यूजन है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगले देखिए, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 to 55 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा दिया है इस पर हमारा क्या है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं पहले वो जान लेते हैं हम, मतलब डेटा क्या क्या है। एल स्टडी फिजिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। देखिए हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट बना लेते हैं। एक है हमारे पास फिजिक्स है, ठीक है, हमारे पास क्या है, इंग्लिश है, हमारे पास और क्या है, केमिस्ट्री है, और फिर केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अलावा बायोलॉजी है, संस्कृत है, हिंदी है, पता नहीं कितने सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, संस्कृत है, और हिंदी को कहाँ लिखे, हिंदी को यहाँ बीच में कहीं लिखे थे, ठीक है, ये हमने बना लिए। तो यहाँ पर देखिए कौन क्या पढ़ रहा है वो हमें देखना है। एल जो है फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री तीनों पढ़ता है। एम और एन क्या है, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी पढ़ते हैं। एम और एन केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, एम और एन साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। ओ और एल बायोलॉजी और संस्कृत पढ़ते हैं, बायोलॉजी और संस्कृत ओ भी पढ़ता है और एल भी पढ़ता है, ठीक है। पी और एम हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं। पी कहाँ है, मतलब हिंदी कहाँ है, ये रहा,
पी और एम हिंदी भी पढ़ते हैं, पी और एम इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमारे कौन से ऑप्शन सही है। सबसे पहला ऑप्शन है कौन सा छात्र अधिकतम विषय पढ़ता है, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, एल दिख पा रहा है आपको क्लियरली, है ना। एल है जो सब दुनिया भर की चीजें पढ़ रहा है, सच ए ब्राइट स्टूडेंट, है ना। तो एल क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद है विच सब्जेक्ट इज स्टडी बाय ओनली वन, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही स्टूडेंट है, बताइए। ऐसा लेस इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसमें एक अकेला एल ही बैठा हुआ है ना। हम टेबल बना लिया हमने एक बार, अब हम आराम से क्वेश्चन टिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा विच टू सब्जेक्ट आर स्टडी मोर देन टू स्टूडेंट, मतलब दो से ज्यादा स्टूडेंट किन दो सब्जेक्ट में है। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें दो से ज्यादा स्टूडेंट है, दो से ज्यादा है तो इंग्लिश में है और एक केमिस्ट्री में है, ठीक है, इंग्लिश और केमिस्ट्री। तो इंग्लिश और केमिस्ट्री ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर 4, इंग्लिश और केमिस्ट्री में दो से ज्यादा स्टूडेंट है। उसके बाद विच स्टूडेंट आर स्टडिंग ओनली दो सब्जेक्ट, ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो एल तो हो ही नहीं सकता, एल ने तो दुनिया भर की चीजें पढ़ ली है ना। तो हम देख लेते हैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट है, ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो दो सब्जेक्ट में है। एक तो ओ भी दो में है और एम तो 4 में है, पी ओ और पी दो सब्जेक्ट में है, कौन है, ओ और पी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच स्टूडेंट आर नॉट स्टडिंग बायोलॉजी संस्कृत और फिजिक्स, ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो बायोलॉजी संस्कृत और फिजिक्स में नहीं है। बायोलॉजी संस्कृत और फिजिक्स, बायोलॉजी संस्कृत और फिजिक्स में कौन नहीं है, एम नहीं है एक तो, पी भी नहीं है और एन भी नहीं है। एम पी एन तीनों ही नहीं है, एम भी नहीं है, पी भी नहीं है, एन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हो गए हमारे 55 और अगले जो 5 क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है। हमें क्या दिए, 56 से 60 तक हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। विज्ञान के जो चमत्कार है उसी के जैसा कुछ है, ये विज्ञान ने मानव जीवन को खुशहाल बनाया है, ब्ला ब्ला टाइप। तो अब हमें क्या करना है, इनको पढ़ के यहाँ देखना है कि सहनशीलता क्या है, दूसरों के विचारों और धाराओं को स्वीकार करना, दूसरों को वे जो मानना चाहते हैं मानने देना बिना दंडित किए, अहिंसा की भावना रखना या दुखी लोगों के प्रति दया जिन्हें हमारी मदद चाहिए, सहनशीलता चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए। देखते हैं यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा सहनशीलता एक व्यक्ति है जो दूसरों लोगों के बीच में आता है, भले ही वह समझता है वे लोग गलत हो, वे पसंद है उन्हें सोचने देना, चाहे ठीक है जो पसंद है वो उन्हें सोचने देना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो इस पैराग्राफ को पढ़कर ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। पिछले कुछ सालों में विज्ञान ने मानव को कैसे बदल दिया है, विज्ञान ने आविष्कारों की मानव को अधिक शक्तिशाली बना दिया, उसने अधिक सहनशील बना दिया है, उसने अहंकारी शक्तिशाली, ये जैसा उसमें पीडीएफ क्या नाम है अपना पैसेज में लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मार्क कर लेना। ये इतना टफ नहीं है, काफी इजी है। ये ऐसे पैसेज के जो 5 मार्क्स होते ना वो तो फ्री के मैं कहूंगी 5 मार्क्स होते, फ्री तो क्या कहेंगे लट्टू क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं, ये वो क्वेश्चन है। तो ये था हमारा 2012 का राजस्थान सेट का टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर, यहीं पर खत्म होता है। अब देखिए आप लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व किया है, अब आपको आइडिया हो गया होगा। हमारे पास अभी पेपर्स की टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के पेपर जो कॉमन एग्जाम है, मतलब जो कॉमन सभी स्टेट में आते हैं, हमारे पास बहुत से पेपर है, कम से कम हमारे पास 8-10 से ज्यादा एमएच सेट के पेपर हम कर सकते हैं। गुजरात सेट के भी उतने ही है हमारे पास, राजस्थान सेट के 2023 का भी हमारे पास पड़ा है, और हमारे पास 2 से 3 पेपर हमारे पास एमपी सेट के भी हैं। एमपी में भी हाल ही में 2 बार हो चुकी है, एक 2017 में हुई थी। एचपी सेट के भी हैं, जेके के भी हैं। तो ये सारे हमारे कम से कम हम आराम से 20-22 पेपर हमें आराम से मिल जाएंगे। इन पेपर को पढ़ने के बाद टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 40 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स तो आप पहले पेपर से ही आराम से कवर कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इन 2 लेक्चर पर जैसा आपका सपोर्ट रहेगा मैं आगे इस सीरीज को जारी रखूंगी। एमसीक्यूज हम आराम से करेंगे। टारगेट हमारा महाराष्ट्र सेट की एग्जाम में इसी साल ही नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सबसे पहले सितंबर में हमारी राजस्थान सेट की एग्जाम है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो एज पर योर सपोर्ट मैं इस सीरीज को जारी रखूंगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।